यहाँ पर उपस्थित सभी मीडिया बंधु को मेरा सादर प्रणाम और आपका आभार प्रकट करूँगा कि आप यहाँ तक हमारी बात को आगे पहुँचाने के लिए आए हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर उपस्थित सभी जो हमारे सहयोगी हैं, जिन लोगों ने आज इस आंदोलन को बढ़ा करके 150 दिन पूरे किए हैं, ये सब बधाई के पात्र हैं और ये इतना संघर्ष कर रहे हैं, इनका मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। जिस प्रकार से उत्तराखंड में भर्ती घोटाले हुए थे, जो चाहे यूकेपीएससी का मामला हो, यूकेएसएससी का मामला हो या कोई अन्य जो बोर्ड थे उनके जो घोटाले थे, वो उजागर जब हुए थे, उसके बाद से जो भर्ती घोटालों के मामले सामने आए, प्रदेश भर के युवाओं द्वारा सीबीआई जांच के लिए मांग उठाई गई थी। उस सीबीआई जांच के आंदोलन में देहरादून की सड़कों में हजारों छात्र उतरे थे और उस संघर्ष में कई छात्र जेल यात्रा गए और उसके बाद लगातार उस जेल यात्रा के बाद से जो संघर्ष चल रहा है, आज यहाँ पर 150वां दिन हो रहा है। अब मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि जब ये मामला अपने पिक पर था, जब सीबीआई जांच की मांग जोरों पर चल रही थी, भर्ती घोटालों के जो आरोपी वो धड़ाधड़ पकड़े जा रहे थे, पकड़े इसलिए जा रहे थे, उस दौरान पब्लिक प्रेशर बहुत ज़्यादा था। सरकार को, पुलिस को पूरा काम पब्लिक के इशारों पर करना पड़ रहा था। समय बीतता गया, सरकारों की जो कार्रवाई है उसमें ढिलाई होती गई, पुलिस की जो कार्रवाई है उस पर ढिलाई होती गई। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी जी ने उस दौरान कई नेशनल मीडिया या हमारा उत्तराखंड का जो मीडिया है उनके चैनलों पे कई जगह ये बयान दिए थे कि जब परीक्षा के कैलेंडर समाप्त हो जाएंगे, जब परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी तो उसके बाद हम सीबीआई ले आएंगे और सीबीआई जांच करवाएंगे। तो मैं धामी जी को ये कहना चाहता हूं कि 150 दिन से ये युवा उसी का इंतजार कर रहे हैं। आपने जो परीक्षा कैलेंडर समाप्त होने की बात कही थी, लगभग अब परीक्षा कैलेंडर लगभग समाप्त हो गए हैं। अब उस सीबीआई की जरूरत है। सीबीआई की जरूरत इसलिए है कि यूकेपीएससी में आपके 2 से 3-4 कर्मचारी पकड़े गए जो अंदर गोपन विभाग के कर्मचारी थे। ऐसा क्या हुआ कि आप लोगों ने गोपन विभाग के कर्मचारी पकड़ने के बाद भी यूकेपीएससी की जांच नहीं करवाई? यूकेपीएससी के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार इस्तीफा दे देते हैं। इस्तीफे में जो कारण देते हैं, कहते हैं मैं व्यक्तिगत कारणों से, निजी कारणों से इस इस्तीफे को दे रहा हूं, परंतु उसके बाद भी सरकार उसकी जांच नहीं करवाना चाहती। और हमें विश्वसनीय सूत्रों से यह ज्ञात हुआ था कि जिस प्रकार से दबाव में राकेश कुमार जी से काम करवाया जा रहा था, राकेश कुमार जी ने कुछ और बात कही, सरकार या कुछ जो माफिया तंत्र वो और काम करवाना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने व्यक्तिगत कारण बताकर इस्तीफा दे दिया था। दूसरे, जब नए अध्यक्ष बनाए गए, अभी तक नए अध्यक्ष बनने के बाद 2 माह पूरे होने वाले हैं, परंतु उनका कोई अभी तक स्टेटमेंट नहीं आया। एई परीक्षा में बड़े माफिया जिनका लिंक हरियाणा तक था, जो धारीवाल जो हरियाणा से पकड़े गए थे, उस एई में अभी तक उन नकलचियों की लिस्ट सार्वजनिक नहीं की गई। क्यों सार्वजनिक नहीं की? एसआईटी के हेड जो अजय सिंह जी एसएसपी हरिद्वार है, वो इसको बताएं, आयोग के अध्यक्ष इसको बताएं। अब कैलेंडर पूर्ण होने के बाद हम तो यही उम्मीद करते हैं, इसी उम्मीद के साथ यहाँ बैठे हैं कि अब सीबीआई मुख्यमंत्री जी लाएंगे। हो क्या रहा है कि हम यहाँ बैठे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से समय लिया जाता है, किसी से समय लिया जाता है तो समय नहीं देते हैं मिलने के लिए, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है कि आप अपने प्रदेश के संघर्षशील युवाओं को आप समय नहीं दे रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि सीबीआई ना लाने के पीछे कारण क्या हो सकता है? क्या सीबीआई ना लाने के पीछे कारण ये हो सकता है कि हमने बीच में और भी मुद्दे, तमाम मुद्दे जो है उस पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उसको भी उजागर किया था। जो पत्नी के लेटर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5400 ग्रेड पे की नौकरी दी थी, उस दौरान उन्होंने ये आश्वस्त किया था, जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जब उन तक शिकायत पहुंचाई थी, उन्होंने ये आश्वस्त किया था कि इनको हम पद से हटा रहे हैं और इन पर कार्रवाई कर रहे हैं। पर दुर्भाग्य देखिए, धामी जी की धूम देखिए। धामी जी ने, उनका जब फरवरी माह में एक कार्यकाल जब पूरा हुआ तो उन्होंने 1 साल उनको और विस्तार, उनका सेवा विस्तार करवा दिया। ये बड़ा दुर्भाग्य है उत्तराखंड में कि जो मामले संज्ञान में आकर हम सामने भी रख रहे हैं, उन पर आंख मूंद कर
सीएम धामी जी आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी बात, हमने उनके संयुक्त सचिव संजय टोलिया पर आरोप लगाए थे कि जो जिस विभाग में वो अभी बैठे हुए हैं, जो हमारा जनजाति कल्याण विभाग है, उसमें वो निदेशक के पद पर, डायरेक्टर के पद पर हैं, और जो उसके लिए मानक है उसमें कोई या तो आईएएस अधिकारी या अपर पीसीएस जो अधिकारी है वो उसमें होगा। परंतु संजय टोलिया एक सचिवालय संवर्ग के व्यक्ति है, उसके बाद भी डायरेक्टर के पद पर इसलिए बिठाए जाते हैं कि वो हमारे मुख्यमंत्री जी के लंगोटियार है, खास है, उनके संयुक्त सचिव है, इसलिए उनको वहां बिठाया जाता है। ये मामला जब हमने मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाया, उन्होंने आश्वस्त किया था कि इस पर कार्रवाई होगी, इन्हें हटाया जाएगा उस पद से, परंतु आज भी वो व्यक्ति उसी पद पर बैठे हुए हैं। और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि युवा मांग कर रहा है कि उन्हें वहां से हटाया जाए, परंतु मुख्यमंत्री जी इसका संज्ञान नहीं ले रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा, बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि उत्तराखंड जैसे राज्य में, जहां पर यहाँ के युवाओं ने विकट परिस्थितियों में अपनी पढ़ाई पूरी की, तैयारी करते हैं, बहुत मेहनत यहाँ के पहाड़ के युवा करते हैं, उसके बाद यहाँ देखिए युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कहाँ हो रहा है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ यहाँ हो रहा है कि अभी कुछ पॉलिटेक्निक जो हमारे कॉलेज हैं, उनमें जो कुछ वहाँ के अनुदेशकों की जो नियुक्ति होनी है, जो वहाँ प्रवक्ता जो रखे जाने हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसमें देखिए कि कर्मशाला अनुदेशक एवं कंप्यूटर जो ऑपरेटर जो हैं, उनके जो पदों के लिए नियुक्ति होनी है, बड़े दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है कि एक कंपनी है जो मेमर्स केबीएम इंफ्राविल्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो इसका नाम है, और ये कंपनी आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन कंपनी है। आज तक हमने देखा होगा उत्तराखंड में या कहीं और राज्यों में कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए बिल्डिंगें बनाने का काम है। इतना हो सकता कि सरकारें अपनी सरकारी बिल्डिंगें उनसे बना ले, परंतु ये बड़ा दुर्भाग्य है, यहाँ के युवाओं के साथ ये छलावा हो रहा है कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास नियुक्ति का जो पूरा जिम्मा दे दिया है, और उसमें तकरीबन 200 प्लस पद है। कंस्ट्रक्शन कंपनी को क्यों ये दिया गया है, किसकी ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इस कंपनी में किसके शेयर लगे हुए हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। ऐसा हमने उत्तराखंड के इतिहास में आज तक नहीं देखा कि भर्ती की नियुक्तियों की जिम्मेदारी किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को दी गई है। ये जो आउटसोर्स का खेल चल रहा है, ये किसी से बात ये छुपी नहीं है। अपने चैतों को फायदा पहुंचाने के लिए, अपनों को भीतर करने के लिए, अपनों को नौकरी देने के लिए ये खेल शुरू से चलता आ रहा है। परंतु आप इतनी बुरी तरह नंगे होकर सड़क पर उतर जाओगे कि कंस्ट्रक्शन कंपनी को आप ये टेंडर दे दोगे, कंस्ट्रक्शन कंपनी से आप नियुक्तियां करवा लोगे, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। मैं कहना चाहता हूं, इस बीच जब भर्ती घोटाले चल रहे थे, 2015 में हुए दरोगा भर्ती घोटाले की भी जांच खुली थी। उसमें लगभग 20 दरोगाओं को बाहर कर दिया गया था और 100 दरोगा और थे जो चिन्हित हुए थे। वो जांच कहां तक पहुंची, इसका जवाब कौन देगा? ये भी सरकार को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हमें विश्वसनीय सूत्रों से ये ज्ञात हुआ था। मैंने बीच में अपने सोशल मीडिया के माध्यम से ये भी बताने का प्रयास किया था कि उस जांच को दबाने के लिए तराई क्षेत्र में इस एक तैनात एक 3 स्टार जो हमारे दरोगा हैं, उनको इसका जिम्मा दिया गया था कि इन लोगों से आप पैसा उगाई करिए, 3 से 5 लाख रुपये लीजिए और इस जांच को डंप करिए। ये हमारे विश्वसनीय सूत्रों से ये ज्ञात हुआ था। इसकी भी जांच होनी चाहिए। कौन करवा रहा है? क्या मुख्यमंत्री स्तर से हो रहा है या मुख्यमंत्री के नाक के नीचे कोई और करवा रहा है? अब मैं एक बड़ा मामला आपके सामने लेकर आ रहा हूं। मैं एक बड़ा मामला लेकर आ रहा हूं जिसमें अगर आप मामले को सुनोगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, एक नाम ले रहा हूं, जिस प्रकार से यूकेएसएससी एक आयोग है, यूकेपीएससी है, इसी प्रकार से एक बोर्ड बनाया गया उत्तराखंड में, उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड। अब इन्होंने चिकित्सा अधिकारी, आयुष एवं यूनानी जो चिकित्सा अधिकारी है, 5400 ग्रेड पे की नौकरी है, इसके लिए इस बोर्ड ने पद निकाले और परीक्षाएं करवाई, नियुक्तियां कर रहे हैं। गजब की बात यह है कि यह विभाग खुद मुख्यमंत्री धामी के पास है और इसमें धामी जी की धूम देखिए किस प्रकार से चल रही है। जब ये परीक्षा होती है, इस परीक्षा में
एक परीक्षा, लिखित परीक्षा होती है, उसके बाद इंटरव्यू होता है और फिर सिलेक्शन होता है। इसमें लिखित परीक्षा केवल और केवल सिर्फ इसलिए कराई जाती है कि बच्चों को छंटनी करके इंटरव्यू में भेजेंगे और फाइनल जो सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के नंबरों के आधार पर होंगे, जिसका कि मैं पूर्व में भी पहली कई बार इसका विरोध कर चुका हूं कि कोई भी बड़ी भर्ती हो उसका जो सिलेक्शन केवल और केवल साक्षात्कार के आधार पर कभी नहीं होना चाहिए। उसमें आपको रिटर्न और साक्षात्कार दोनों को मिलाकर उसकी मेरिट बननी चाहिए। परंतु इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा इसलिए किया कि कुछ बच्चों की छंटनी की जा सके, और छंटनी भी ऐसी नहीं, मैं जो चीज़ें आपको दिखाऊंगा आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इसमें 100 नंबर का एक रिटर्न होता है। उस रिटर्न में ये अगर जूम करके दिखा सकते हो तो आप इसको दिखा दीजिए। उस रिटर्न में ये मैं बता रहा हूं, जैसे ऊपर से नीचे तक देखिए 89.25, 87.25, ये सारे बच्चे 100 में से इतने इतने नंबर लेकर आते हैं। ये बहुत लंबी लिस्ट है, ये मैं कुछ आप लोगों को दिखा रहा हूं इसलिए कुछ चुनिंदा नाम मैं ले रहा हूं। ये 89 से लेकर 65 तक मैंने ये नाम लिए हैं। ये बहुत लंबी लिस्ट है और 100 में से 89 से लेकर अपने अनुसार, क्षमता के अनुसार उन्होंने नंबर प्राप्त किए हैं। अब गजब की बात यह है कि ये रिटर्न में इतने इतने नंबर ले आए हैं। इन्होंने पढ़ा होगा, इन्होंने अच्छे से डिग्री करी होगी, इसलिए ये काबिल बच्चे हैं और रिटर्न में 100 में से ठीक ठाक नंबर ला रहे हैं। गजब की बात यह है कि ये पूरा जो है ये नॉट सिलेक्टेड मतलब ये हमारे द्वारा एक लिस्ट बनाई गई उनके नंबरों के आधार पे। अंतिम चयन में इनका किसी का भी नाम नहीं है। 100 में से 89 नंबर लाने वाले, 87 नंबर लाने वाले, 85 नंबर लाने वाले आज नियुक्त नहीं होंगे। नियुक्त इसलिए नहीं होंगे कि क्योंकि जो इनके मानक रखे हुए हैं और जो अंतिम चयन जो होना है वो साक्षात्कार के आधार पर होना है। साक्षात्कार में इन्हें नंबर नहीं दिया गया क्योंकि ये मेहनती युवा है। अब मैं दूसरी लिस्ट जब दिखाऊंगा तो आपके पैरों तले और जमीन खिसक जाएगी। आप यहाँ देखिए, इसको आप जूम करके दिखा सकते हैं। ये देखिए, पहला जो नंबर है उसमें 4.50 नंबर 100 में से रिटर्न में है। दूसरे के 6.75 नंबर हैं 100 में से। तीसरी जो है 13.25 नंबर हैं। तीसरी में मैं ये भी बताना चाहता हूँ, हमने अपने उसमें जब विवेचना करी, जब जांच पड़ताल करी, तीसरा जो नाम निकल कर आया वो एक उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री की ये लड़की है। 100 में से 13.25 नंबर आए हैं। क्या इन जैसे लोगों को अंदर करने के लिए भर्ती प्रक्रिया अपनाई गई? अब इधर हमने देखा है क्या लिखा हुआ है, इधर ये सारे सिलेक्टेड है, ये सारे आज फाइनल मेरिट में सिलेक्टेड हैं। अब आप इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए, इनको देख लीजिए कि रिटर्न में जो बच्चे अच्छी तरह मेहनत करके अच्छे नंबर ले आए हैं वो आज बाहर बैठे हुए हैं, पर 100 में से जो 4, 5, 6 नंबर ले आए हैं ऐसे कई नाम हैं, ये आज फाइनल सिलेक्शन ले चुके हैं और 5400 ग्रेड पे की नौकरी पर बैठेंगे। इससे पता लग रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है, साफ साफ पता लग रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है। और जिस विभाग की ये भर्ती है मुख्यमंत्री का खुद का विभाग है। बड़ी बात यह है। और सबसे बड़ी बात है, जब इसका रिजल्ट निकला, जिस दिन रिजल्ट निकला उस दिन इन युवाओं ने, ये मुख्यमंत्री के नाम का लेटर है, मुख्यमंत्री को ये लेटर दिया था कि इसमें ये घोटाला हुआ है, आप इस पर कार्रवाई करिए। मुख्यमंत्री का दायित्व बनता था, जिम्मेदारी बनती थी कि मेरे विभाग का मामला है, संज्ञान लेकर इस पर कार्रवाई की जाए। परंतु संरक्षण अगर ऊपर से मिल रहा हो, अगर मुख्यमंत्री ऐसा चाह रहा हो कि जो ये हुआ है सही हुआ है, होने दो, वो क्यों कार्रवाई करेंगे? ये लेटर उसका जीता जागता उदाहरण है, जब रिजल्ट निकलने के बाद मुख्यमंत्री को सूचित किया गया था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये रिटर्न के मैंने बता दिए कि जिनके 4-5 नंबर है, 6 नंबर है, उनका सिलेक्शन आज 5400 ग्रेड पर होगा। पर जिनके 80 से ऊपर के नंबर है वो आज सिलेक्शन से बाहर है, वो अपने घर बैठ गए हैं। वो इसलिए भी हुआ है, रिटर्न का मैंने आपको बता दिया। इंटरव्यू की ओर मैं जाता हूँ। इंटरव्यू में क्या हुआ कि 3 पैनल बिठाए जाते हैं। 3 पैनलों में 3-3 व्यक्ति बिठाए जाते हैं, जिनकी संख्या कुल 9 हो जाती है। इंटरव्यू में कुल 60 नंबर का इंटरव्यू होता है, उसके आधार पर फाइनल सिलेक्शन होना है। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं, उस फाइनल सिलेक्शन के इंटरव्यू में जो पैनल बनाए जाते हैं उसमें एलोपैथिक का एक व्यक्ति बिठाया जाता है,
आपने प्रोफेसर कह लो या एक्सपर्ट कह लो, जो भी है, इंटरव्यू पैनल में एक एलोपैथिक का व्यक्ति बिठाया जाता है, एक आयुर्वेद का व्यक्ति बिठाया जाता, 2 आयुर्वेद के व्यक्ति बिठाए जाते हैं, ये 3 हो गए। जबकि एलोपैथिक का कोई काम नहीं था, उसे इंटरव्यू में क्यों बिठाया जा रहा है? और सबसे बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आ रही है, जो एलोपैथिक का व्यक्ति बिठाया जा रहा है उसके हाथ में 24 नंबर है, जो 2 आयुर्वेदिक के व्यक्ति हैं उनके हाथ में 18 नंबर है, तब जाके 60 नंबर बन रहा है। जिस व्यक्ति को इंटरव्यू के पैनल में बिठाया जाना नहीं था उसके हाथ में 24 नंबर दे दिए हैं। 2 पैनलों में ये होता है, परंतु गजब की बात यह है कि तीसरे पैनल पर जब हम जाएंगे तो वहां पर नॉन मेडिकल का एक बंदा बिठाया जाता है 2 आयुर्वेद वालों के साथ, नॉन मेडिकल वाले के हाथ में 24 नंबर होते हैं। तो आप अंदेशा लगा सकते हैं कि भ्रष्टाचार कितने व्यापक स्तर पर हुआ है और भ्रष्टाचार अपने लोगों को किस तरह से फायदा पहुंचाने के लिए हुआ है। ये हम आपको बता रहे हैं कि नॉन मेडिकल का जो वहां पर पैनलिस्ट है उसके हाथ में 24 नंबर देकर आपने क्या आप दिखाना चाहते हैं? ये सारी बातें जब हो जाती है, गजब तब हो जाता है जब मैं आपको दिखाऊंगा। खैर, ये मेरिट आपने देख ली होगी। मेरिट तो जो मैंने बताया 4 नंबर से शुरू हो रही है 100 में से। एक मानक होना चाहिए था, अगर इंटरव्यू के आधार पर आप सिलेक्शन कर रहे हो तो होना चाहिए था, परंतु गजब अब हो जाएगा। ये कोई स्वरचित कोई चिट्ठी नहीं है, कोई कागज नहीं है, ये सरकारी गजट उत्तराखंड, ये उत्तराखंड सरकार का शासनादेश है। ये उत्तराखंड सरकार का देहरादून बुधवार 10 मार्च 2010 का ये शासनादेश है। इस शासनादेश में जो लिखा हुआ है आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग, ये आयुष विभाग का जो अपना शासनादेश है, इसमें अब देखिए क्या हो गया है। जो पूरी कुल मिला के बात अब आई सामने वो इस पे आएगी। ये जो इसमें भाषा लिखी हुई है, ये जो इसमें चीजें लिखी हुई है, इस पे तो कोई छेड़छाड़ नहीं की हुई है, ये इनकी अपनी है और हम इस पे ही बताएंगे कि क्या हुआ है। इन्होंने संक्षिप्त नाम और प्रारंभ इसमें जो दिया है आयुष आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग समूह ख सेवा नियमावली 2010 है। जिस चिकित्साधिकारी के लिए ये भर्ती हुई है, जो मैं जिक्र कर रहा था, उसी का जिक्र इसमें हुआ है। सेवा नियमावली जो नाम इसको दिया गया है, ये इसका नाम है जो भर्ती का नाम था। अब हम इसको अगर आगे बढ़ेंगे, आगे अगर देखेंगे इस गजट में, तो आप देख सकते हैं कि भर्ती का जो स्रोत है, इसमें तो एक एक चीजें दी हुई है। भर्ती के स्रोत में यह दिया हुआ है कि सेवा में पदों पर भर्ती आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा की जाएगी। यह स्पष्ट हो गया कि आयोग के द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से परीक्षा करवाई जाएगी, मतलब भर्ती की जाएगी। अब इसमें यह तय करना पड़ेगा कि आयोग, कौन सा आयोग का जिक्र हो रहा है? क्या यूकेएसएससी का जिक्र हो रहा है? क्या यूकेपीएससी का जिक्र हो रहा है? क्या अपने ये चिकित्सा चयन बोर्ड का जिक्र हो रहा है? अगर चिकित्सा चयन बोर्ड का जिक्र होता तो हम मान सकते थे कि इन्होंने जो भर्ती कराई है वो लीगल है। ये भ्रष्टाचार के उस ऊंचाइयों को छूना चाह रहे थे। इसमें अगर देखोगे, ये जब मैं कहूंगा तो परिभाषाएं जो दी गई है, परिभाषाओं में क्लॉज दिए गए हैं। ओ क्लॉज में आप देखेंगे आयोग से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से अभिप्रेरित है, मतलब जो आयोग उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से अभिप्रेरित है। अगर आपके गजट में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को आप जिक्र कर रहे हैं कि वो भर्ती कराएगा, तो ये किसने अधिकार दिया कि आप उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से इसकी भर्ती कराओ? क्या मुख्यमंत्री का विभाग होने के बावजूद मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि आप इस बोर्ड से करवा लीजिए और जो बनता है आप कर लीजिए? क्योंकि भ्रष्टाचार हुआ, ये सारी चीजें हो गई है। इसमें रिजल्ट निकलने के बाद मुख्यमंत्री को सूचित कर दिया था। हमने खुद आयोग में जाकर वहां पर चीजें, जब लैब टेक्नीशियन की जो भर्ती हुई थी उसमें जो एक लिंक से 100 क्वेश्चन दे दिए थे, उसका जब मामला हमने उठाया उसके बाद हमारे पास ये मामला भी आया, उसी बोर्ड का है। पर आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये बड़ा दुर्भाग्य है। क्या कार्रवाई इसलिए नहीं करना चाह रहे? मुख्यमंत्री का अपना विभाग है। अब ये भर्ती पूरी इलीगल है। इलीगल इसलिए है कि जिस आयोग का जिक्र किया गया उस आयोग से भर्ती नहीं करवाई गई है। आपने सेवा चिकित्सा चयन बोर्ड का क्या पता इसलिए ही आपने बनाया हो कि आप इस प्रकार से इलीगल भर्तियां करवा सके। परंतु अगर हमारे संज्ञान में ये मामला नहीं आता तो मुझे लगता कि 5400 ग्रेड पेपर, एक एसडीएम का ग्रेड पे 5400 होता है, उन पदों पर आपने 250 के तकरीबन ये चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति कर दी थी।
और अभी तक आपने कोई इस पर कार्रवाई नहीं करी। कुल मिलाकर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो हमारा निचोड़ है, जो हम कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि प्रदेश के युवाओं को, प्रदेश के अभिभावकों को लग रहा होगा कि सरकार अच्छा काम कर रही है, क्योंकि वहां अखबार पहुंच रहे हैं। अखबार में आप देख रहे हैं कि सरकार जो छपवाना चाह रही है वो छप जाता है। दबा कुचला कोई अपनी आवाज को अगर छपवाना चाहता है तो आसानी से छपता नहीं है। प्रदेश के युवाओं को, प्रदेश के अभिभावकों को ये सोचना पड़ेगा कि हमने जो लड़ाई शुरू की थी वो लड़ाई आज भी जारी है। और यहीं ये सारे युवा देखिए, जो हमारे पीछे बैठे हुए युवा है, ये 150 दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये संघर्ष कर रहे हैं। ये संघर्ष इसलिए कर रहे हैं कि इन्होंने रास्ते चेंज कर दिए हैं, इन्होंने भ्रष्टाचार के रास्ते बदल दिए हैं, इन्होंने नकल रोधी कानून लाया। नकल रोधी कानून में भी खामियां हैं, परंतु नकल रोधी कानून लाने के बाद आपने आयोगों को भर्ती देना उचित नहीं समझा। आप आउटसोर्स एजेंसियों को भर्ती दे रहे हैं, वो भी किसको? कंस्ट्रक्शन कंपनी को भर्ती दे रहे हैं, जो आज तक बिल्डिंगों को बनाने का काम कर रहे थे। अब वो हमारे टीचरों की नियुक्ति करेंगे। किस औरत हमारा उत्तराखंड चल पड़ा है, ये सोचने की बात है। मैं उन युवाओं से कहना चाहता हूं, अगर उसके बाद हम घर बैठ जाते, यहाँ पर हम इस संघर्ष को नहीं करते, ये युवा संघर्ष नहीं करते, तो शायद ये मामले भी हमारे पास नहीं आते। कितना बड़ा घोटाला है। आपने इसमें बताया कैबिनेट मंत्री की बेटी का नाम है, क्या कौन है वो कैबिनेट मंत्री? देखिए, जो कैबिनेट मंत्री की बेटी का नाम है उसमें आप देख सकते हैं, मैंने जिक्र भी किया, तीसरे नंबर पे जो उस लिस्ट में नाम चल रहा था, जिनके 13.25 नंबर है। मुझे कोई इसमें गुरेज नहीं है नाम बताने में, मैं सीधे से कह रहा हूँ क्योंकि हमने अपने स्तर पर पूरा वेरीफाई कर लिया है। अभी हमारे जो कैबिनेट मंत्री, समाज कल्याण मंत्री थे, स्वर्गीय चंदन राम दास जी, अभी उनका ही देहांत हुआ है कुछ 1.5-2 महीने पहले। उनकी ये लड़की का सिलेक्शन है। देखिए, हम किसी मंत्री की, अधिकारी की बेटियों पर यह आरोप नहीं लगा रहे कि आप परीक्षाओं में ना बैठे, आप परीक्षाओं में ना निकले, परंतु हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो हदें पार की गई है, 100 में से जो 4-4, 5-5 नंबर वालों को लिया गया है और फाइनल सिलेक्शन उनके हो रखे हैं, और बड़े बड़े जो नंबर लाए हुए हैं, जो 89 नंबर लाए हुए हैं, जो 87 नंबर, 85 नंबर लाए हुए हैं, आज वो बाहर बैठे हुए हैं, तो ये भ्रष्टाचार कैसे, क्यों? अच्छा, आपने ये भी थोड़ा मिलाया कि जो 4.25, 6.25 जो नंबर लिए हैं जी, इनके जो ये वो हुआ है इसका इंटरव्यू में कितने नंबर दिए गए हैं? इंटरव्यू में देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि इंटरव्यू में जितने भी दिए होंगे 60 में से, फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू के आधार पर ही है। इंटरव्यू में 60 में से जितने भी दिए होंगे, पर उन लोगों का सिलेक्शन है जिनके 100 में से रिटर्न में 4 नंबर थे, 5 थे, 6 थे। एक चीज देखी है, 13.25 जो आप बात कर रहे हैं, चंदन राम दास जी की बिटिया, उसको इंटरव्यू में 59 नंबर दिए गए, बिल्कुल दिए गए हैं, जबकि 60 नंबर का टोटल। बिल्कुल। उसमें एक चीज देखी गई थी और बताई भी गई थी कि किसी भी आयोग द्वारा अगर 70% से अधिक किसी बच्चे को नंबर दिए जाते हैं तो उसके लिए एक अभिलेख देना होगा आयोग को कि आपने 70% देखिए कैसे दे दिए इनको। चौहान जी, आप 59 तो 99% हो गया। नहीं, ये नियमावली, ये चीजें, कानून की बात हम कर रहे हैं, परंतु जिन लोगों ने भर्ती लीगल की हो, जिस गजट में लिखा हो, जिस शासनादेश में लिखा हो कि आयोग का अभिप्राय अपने लोक सेवा आयोग से है, ये भर्ती उनसे करवानी चाहिए थी, उनसे होनी चाहिए थी। आप खुद ठेकेदार बन गए, आपने खुद इस भर्ती को करवा दिया, तो कहाँ नियम कानून रह गए? आपने तो सारे नियम कानून ताक पर रख दिए। जब भर्ती लीगल तरीके से हो गई तो उसके बाद आप 60 में से 60 दे दो, 55 दे दो, 57 दे दो, हमें मतलब नहीं है। पूरी भर्ती अगर लोक सेवा आयोग से होती तो कुछ बात बन पाती, क्योंकि जिक्र जियो में है। तो ये बड़ा मुद्दा है, और ये सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि 4-4 नंबर वाले सिलेक्ट हो रखे हैं और 80-80 नंबर, 85 वाले बाहर हैं, और खुद मुख्यमंत्री का विभाग है, इसलिए बड़ी गंभीरता इसमें मुद्दे में है। और इसलिए भी गंभीरता कि उनको कई बार इस संबंध में सूचित कर दिया जा चुका है। खुद रिजल्ट निकलने के बाद अभ्यर्थियों ने सूचित किया। जब हमारे संज्ञान में मामला आया, हमने आयोग में जाकर और खुद यहाँ पर सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सूचित किया है कि इस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है। चलिए बॉबी, एक और प्रश्न है। वीडियो भर्ती से ये तमाम चीजें शुरू हुई थी, 150 दिन आज पूरे हो गए। इस बीच वीडियो का दूसरा पेपर होता है और उसका रिजल्ट भी आ गया। तो अब क्या लग रहा है, आप अभी भी सीबीआई जो जांच की बात कर रहे हैं, ये किन विभागों पर अब आप मांग कर रहे हैं या किन किन आयोग पर? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वीडियो से जब ये मामला शुरू हुआ, जब संघर्ष हुआ, हमने बहुत कुछ उसमें झेला है। आप लोग उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं, आप लोगों ने भी उसमें बहुत कुछ
चीज़ें निकाल कर रखी है और आप लोगों ने बड़े अच्छी तरीके से इन मुद्दों को उठाया है। उसके बाद से व्यवस्थाएं सुधरी है। उसके बाद से परीक्षा माफिया जो तंत्र है उसकी रीढ़ टूटी है, परंतु सरकार जो बीच बचाव में आ रही है, यूकेएसएससी की जो पूरी मशीनरी चेंज हुई है वो चेंज हुई है, परंतु उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जो संवैधानिक बॉडी है, जिसको उत्तराखंड की बड़ी परीक्षाओं का जिम्मा दिया गया है, जहां से एसडीएम निकल रहे हैं, जहां से डीएसपी निकल रहे हैं, जहां पर बड़े और कर्मचारी अधिकारी निकल रहे हैं, उस आयोग के गोपन विभाग के कर्मचारी पकड़े जाते हैं कि वो पेपर लीक मामले में संलिप्त है, उन्होंने पेपर बेचे हैं, उन्होंने गलत लोगों को नियुक्ति करी है। उन लोगों की जब गिरफ्तारी होती है, क्या सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की सीबीआई जांच करवाई जाए या जांच करवाई जाए? उनकी जिम्मेदारी सरकार की बननी चाहिए थी कि इनकी जांच करनी चाहिए, परंतु सरकार ने उनकी ना तो जांच करी, उस गोपन अधिकारी के अलावा एक व्यक्ति पर भी उनको छुआ तक नहीं। ये बड़ा विषय है आज कि अगर इतने बड़े पैमाने पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, वहां के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है, उसके बाद भी संज्ञान में ना लेकर उस पर कार्रवाई न करना, वो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं संलिप्तता यहाँ पर खुद सरकार की है। यहाँ पर जब पकड़ने में जब जो माफिया वो आए, चाहे हाकम सिंह की बात हो, वो बीजेपी के खुद सदस्य थे, बीजेपी के एक नेता थे। उसके बाद चाहे धारीवाल हो, वो बीजेपी के ब्लॉक जो मंडल के जो अध्यक्ष हैं वो थे। और गजब की बात यह है, जब मंडल अध्यक्षों की लिस्ट जारी होती है, धारीवाल का नाम लिख दिया जाता है। जैसे ही सुगबुगाहट लोक सेवा आयोग के भ्रष्टाचार की होती है, 7 दिन के अंदर मंडल अध्यक्ष से हटाकर उन्हें न्यूट्रल कर दिया जाता है कि कल के दिन अगर गिरफ्तारी होगी तो ये ना कहें कि भाजपा का मंडल अध्यक्ष है। वो तो सबको पता है, निशंक जी के करीबी थे। क्या यही काम करने के लिए ये लोग रह गए हैं? अगर आपको ऐसा पैसा ही कमाना, आप कर लीजिए, प्रॉपर्टी डीलिंग कर लीजिए, आप अपना बिजनेस कर लीजिए, पर युवाओं के भविष्य के साथ इस प्रकार खिलवाड़ न करें, ये हमारी रिक्वेस्ट है। और ये रिक्वेस्ट है सरकार से कि आप इस पर कार्रवाई करें। अगर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, हमने तो ये देख रहे हैं, पूरा जो सिस्टम है नया कर दिया है। नया इसलिए कर दिया है कि हम 150 दिन हो गए, 150 दिन और भी बैठना पड़े बैठेंगे, परंतु सरकार के आगे झुकेंगे नहीं जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, उत्तराखंड में सीबीआई नहीं आ जाती और यहाँ पर जांच नहीं करती। 150 दिन में तो कार्यकाल भी खत्म हो जाएगा इनका, फिर नई सरकार पीछे। देखिए, नई सरकार आए, कोई भी आए, परंतु हमारा मकसद ये है कि एक बार उत्तराखंड में सीबीआई आए, क्योंकि वीडियो मामले में ही सचिवालय के 2 अपर निजी सचिव जो गिरफ्तार हुए थे, जो सुद्धवाला जेल गए थे, आज उनको भी बहाल कर दिया गया है। ये यहाँ का जो भ्रष्टाचार के लिए जो बड़ी बड़ी बातें उत्तराखंड सरकार कर रही है, यहाँ के मुख्यमंत्री करते हैं, वो जीरो टॉलरेंस सरकार ये दर्शाती है कि जो परीक्षा बेचने के मामले में, जो पेपर बेचने के मामले अधिकारी जो लिप्त थे, उनको आज बहाल कर दिया गया है। बड़ा दुर्भाग्य है। एक 150 दिन के कंप्लीशन पे आखिरी सवाल, आप लोग और आपके कुछ साथियों को गिरफ्तार किया गया था, वो क्या केसेस जो चाहे 302 के थे या 307 के थे, 307 की धारा थी, अन्य धाराएं भी लगाई थी, वो वापस हुई है या नहीं हुई है, या वो अब कहाँ लटके हुए हैं केस? देखिए, जो केस हुए थे वो अभी भी है। अच्छा, 307 जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई। हम जैसे निहत्तों पर, जो वहां पर बैठे थे, जो संघर्ष कर रहे थे, जो सिर्फ ये मांग कर रहे थे कि यहाँ पर घोटाला हुआ है, इसकी जांच हो, यहाँ पर सीबीआई आए, या परीक्षा कैलेंडर जो उसको पूरा कर दिया जाए, हम ये मांग कर रहे थे। परंतु हम पर 307 धाराएं लगाकर हमारे जो साथी, मेरे साथ जो अन्य 12 लोग और जेल गए थे, या वहां पर कचहरी के बाहर जो 60-70 लोग हमारे और बैठे हुए थे, उन पर जो मुकदमे हुए थे वो आज भी हूबहू है। तो क्या इसमें मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा पटल पर ये कहते हुए कि आज मैं इस सदन से ये घोषणा करता हूं कि युवाओं पर लगे जो आंदोलन के मुकदमे वो वापस सरकार लेगी, परंतु अभी तक कुछ नहीं। युवाओं को उसके बाद भी विधानसभा सत्र के बाहर बुलाया गया, रोज बुलाते थे कि आज तुम्हारे बयान लेने हैं। जब हमें इस बात का संज्ञान का पता चला तो आप लोगों के माध्यम से ही हमने वहीं जाकर, जहां पर युवाओं को बुलाया जा रहा था कचहरी में, हम वहीं गए और आप लोगों ने उसे कवर किया था। तो ये हो रहा है। तो अभी चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है? चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है। अगर चार्जशीट दाखिल करनी है करिए, अगर एफआईआर लगाना तो एफआईआर लगाइए, हम हर उसके लिए तैयार हैं। परंतु जो सीबीआई के लिए जो संघर्ष चल रहा है ये होनी चाहिए, इसके लिए संघर्ष और भी चलेगा। हमें 150 दिन बैठ गए हैं, 150 दिन और भी बैठना पड़े बैठेंगे। धन्यवाद। एक आखिरी सवाल बोई कुमार जी,
भर्ती कैलेंडर, परीक्षा कैलेंडर को लेकर अभी जो विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री धामी जी ने जो बात कही थी कि वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम सीबीआई मांग को लेकर आगे आएंगे, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैंने ये बात पहले अपने वक्तव्य में कही है कि धामी जी ने कहा था कि अगर कैलेंडर पूरा हो जाएगा तो हम सीबीआई ले आएंगे। तो हम तो इसी उम्मीद के साथ बैठे थे, 150 दिन इसी उम्मीद के साथ काटे हैं। अब लगभग कैलेंडर पूरा हो गया, अब सीबीआई ले आए, एक बार जांच करवा लीजिए। सबसे पहले लोक सेवा आयोग की जांच करवाइए। लोक सेवा आयोग के पास जो भर्तियां रही हुई है, बची हुई है, चाहे वो दरोगा भर्ती हो, जो भी वो यूकेएसएससी को ट्रांसफर करके आप उनकी जांच करवाइए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और दूसरी बात ये कही थी, उस समय लोक सेवा आयोग ने बड़ा जुमला किया था, मुख्यमंत्री जी ने बड़े जुमले किए थे कि हमने ये कैलेंडर जारी कर दिया है और इस कैलेंडर के आधार पर अब परीक्षाएं होगी। उसके बाद वो कैलेंडर कहाँ गया? उसके आधार पर तो कोई परीक्षा नहीं हुई। हाँ, यूकेएसएससी की जो परीक्षा हुई, पुनर्परीक्षा होनी थी, वो होनी थी, परंतु जो कैलेंडर जारी हुआ था उस आधार पर कोई परीक्षा नहीं हुई है। ये बड़ा दुख का विषय है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो संघर्ष है, मुझे लगता है कि अगर हमारी और परीक्षा लेने की अगर कोशिश की जा रही है, हम तो उठने वालों में से नहीं है, हम डरने वालों में से नहीं है, हम झुकने वालों में से नहीं है, परंतु जरूर ये सीबीआई का जो रास्ता है ये हम छोड़ेंगे नहीं। आप अगर ला देते हो तो ठीक हो, नहीं तो कोर्ट में भी चल रहा है। कोर्ट ने 4 हफ्ते का समय लिया है, सरकार से जवाब मांगा है। बाकी दोनों तरीके से हम लड़ाई को लड़ रहे हैं, परंतु कुल मिलाकर यह कि यहाँ के युवाओं को इंसाफ दिला सके, यहाँ के उन अभिभावकों को इंसाफ मिल सके जिन्होंने अपना पेट काटकर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी है और नौकरी के लिए पढ़ाया है। कोई भाई 150 दिन आपको यहाँ पर हो गए हैं और आप कह रहे हैं कि 150 दिन हम और अभी बैठ सकते हैं, लेकिन क्या जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, मुख्यमंत्री धामी जी हैं, उन पर फर्क पड़ रहा है इन सब चीजों का कि आप 150 दिन और बैठे हैं, चाहे 500 दिन और बैठे, क्योंकि 150 दिन कम नहीं होता, तकरीबन 5 महीने के आसपास। देखिए, बैठने का हमने जो कहा है कि हम बैठे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। ये तो जो सत्ताधारी दल है उन्हें ये देखना चाहिए कि ये हमारे प्रदेश का युवा है, ये हमारे प्रदेश का भविष्य है। इस भविष्य को आप इस ऐसी जगह पर बर्बाद कर रहे हो, ऐसी जगह पर उनकी जिंदगी को दांव पर लगा रखा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ की परिस्थितियाँ क्या है। अगर चाहते तो हमारी मांग को मानकर वो सीबीआई यहाँ पर जांच करवा देते, जो हमारी और मांगे हैं उन मांगों को पूरा कर देते। हम बराबर सहयोग करते सरकार की जांच में, हम बराबर सहयोग करते कि सरकार किस तरीके से इस प्रदेश के बेहतरी के लिए कार्य कर सकती है। हमने बराबर सहयोग करा है एसटीएफ का भी, हमने बराबर सहयोग करा है एसआईटी का भी, परंतु जब हमें वहां पर जो निराशा हाथ लगी, जब हमें पता लगा कि जिन लोगों ने पैसे दिए थे, जिन लोगों ने पेपर खरीदे थे, आज अगर वो बड़े रसूखदार हैं तो अपने नाम नकलचियों की लिस्ट से कटा ले रहे हैं, तो हमें बड़ा दुख हुआ। हम आज एसटीएफ को भी कहते हैं, एसआईटी को भी कहते हैं, एसटीएफ और एसआईटी से जांच करवा रहे थे, ठीक हो रही थी, परंतु जिस दिन हमारा विश्वास उनसे उतरा, जिस दिन हमारे हाथ निराशा लगी, उस दिन से हमने जरूर सीबीआई के लिए कहा है कि आप सेंटर की इस एजेंसी को लाइए और यहाँ के जो लिप्त जो अधिकारी कर्मचारी है, जो लिप्त जो सफेद पोश है, उन पर कार्रवाई कराइए, क्योंकि एसटीएफ और एसआईटी उनके गिरेबान तक हाथ नहीं डाल पा रही है।